यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। लाइव नोटिफिकेशन तथा नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। नमस्कार। YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं एसआर दारापुरी जी से। एसआर दारापुरी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जय धन्यवाद। और एसआर दारापुरी जी से बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, वैसे एसआर दारापुरी जी काफी प्रसिद्ध हैं। वो अपने काम को लेकर के वो पिछले दिनों भी चर्चा में रहे हैं और शुरू से वो अपनी सामाजिक गतिविधियों के कारण वो चर्चित रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एसआर दारापुरी जी जो है वो 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के आईजी के पद पर वो रह चुके हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है 2014 में और कुछ सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। डिटेल में हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। दारापुरी जी, आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ आप पढ़े बढ़े? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था 1943 में, ये जो है, और शुरू की मेरी एजुकेशन भी वही पंजाब में हुई। उन दिनों में तो कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी जिस दौर में हम लोग थे। तब तो जब 1947 आया उसके बाद फिर जो है हमारे गांव में ये हुआ कि भाई बच्चों को पढ़ने डालो। जबकि मेरे से पहले कोई भी स्कूल नहीं गए थे, बच्चे स्कूल नहीं गए थे। तो वो हुआ कि भाई बच्चों को पढ़ने डालो, तो मेरे पिताजी मुझे लेकर गए। अब टीचर पूछने लगे जन्मतिथि क्या है। अब गांव में किसको अपनी जन्मतिथि पता होता है। तो टीचर ने मेरा कद काठ देखा और कहा कि 6 साल का तो लगता ही है, और अपने मन से उन्होंने अपनी जन्मतिथि लिख दी। जैसे बाबा साहब की जो जन्मतिथि है वो भी उनकी ओरिजिनल जन्मतिथि नहीं है, वो दूसरी है, वो भिन्न है। वो क्योंकि उनका भी कोई उस प्रकार से जन्म का रिकॉर्ड नहीं था। तो इसमें जो है वहाँ प्राइमरी स्कूल में हमारे गांव के पास में ही था। मेरे गांव का नाम दारापुर है और वो फिलौर तहसील में जालंधर डिस्ट्रिक्ट है। जालंधर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है। हमारे बगल में गांव था, वहां पर प्राइमरी स्कूल में भर्ती हुए। और उन दिनों में खास तौर से जो जमींदार तबका था वो नहीं चाहता था कि भाई ये दलितों के बच्चे पढ़े। तो वो एक जमींदार था हमारे गांव का, वो मेरे पिताजी को कहता था, अरे तुमने कहाँ पढ़ने लगा रखा। यही पलोठी का मतलब होता है जो सबसे बड़ा बेटा होता है। ये सबसे बड़ा बेटा है, कहाँ तुमने पढ़ने में लगा रखा, कौन सा पटवारी लग जाएगा, अरे इसको हटा लो, तुम्हारे घर में काम काज करवाएगा। अच्छा, मैं उस समय तीसरी क्लास में पढ़ता था। अब मेरे पिताजी सादे थे, वो उसकी बात में आ गए, उन्होंने मुझे पढ़ने से हटा लिया और मैं लगभग 2 महीने में पढ़ने नहीं गया तीसरी क्लास। तो इंसिडेंटली मेरे जो मामा जी थे वो सब लोग पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि भाई अगर आपने वहां नहीं पढ़ाना तो आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम उसको यहाँ पढ़ा देते हैं। तो जब मेरे पिताजी स्कूल में गए मेरा सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो जो टीचर जो हेडमास्टर थे वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, हम इसको 4th क्लास में स्कॉलरशिप पे भेजेंगे, आप मत ले जाइए। पर मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, अभी हमें वहां भेजना है। तो मैं अपने ननिहाल चला गया, बिल्ली चहारम चला गया, वो भी जालंधर डिस्ट्रिक्ट में है। और वहां मैंने 4th क्लास तक मैंने 4 क्लास वहां पास की और उसके बाद फिर मैं अपने गांव वापस आ गया। तो हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर जो है नेशनल हाई स्कूल बिलगा था, वहां मेरा 5वीं क्लास में दाखिला हो गया। तो हम 7 किलोमीटर पैदल जाते थे, 7 किलोमीटर पैदल आते थे, ये जो है। और जूता भी ज्यादातर नहीं होता था, जूता भी नहीं होता था, साइकिल का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग अपने गांव में 4-5 लड़के थे, 1-2 मुझसे सीनियर थे, वो थे और मैं था, तो हम लोग जाते थे। तो मैं वहां उस स्कूल में मैं
कुछ ऐसा इत्तेफाकन कहिए, शुरू से ही मुझे पढ़ने में बहुत लगन थी। मेरे पिताजी तो अनपढ़ थे, माताजी अनपढ़ थी, घर में मैं सबसे बड़ा था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पर मुझे पढ़ने की बचपन से लगन थी। मेरे पिताजी केवल गुरुमुखी जानते थे, मैंने सबसे पहले गुरुमुखी उनसे सीखी, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो अच्छा। फिर जब उसमें हुआ 8वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता था, तो मैं जब उसमें रिजल्ट निकला तो मैं पंजाब के जितने रूरल स्कूल थे उन सब में मैं फर्स्ट था, फर्स्ट आया था, मुझे स्कॉलरशिप मिला। अच्छा, फिर उसके बाद हाई स्कूल में चले गए। हाई स्कूल में एक खास बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो पढ़ाने का मीडियम था वो पंजाबी था, परंतु मैंने और 2-3 लड़के और थे, हम लोगों ने अपना मीडियम हिंदी चुना। मैंने अपना मीडियम जो है हिंदी चुना, पंजाबी नहीं मैंने रखा। फिर 10वीं क्लास का एग्जाम हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें मेरी पूरे पंजाब में 37th पोजीशन थी, 37वीं पोजीशन थी, और मेरिट स्कॉलरशिप था। और मैंने अपने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा था। मेरे से पहले 850 में से 650 का मतलब रिकॉर्ड था, और मैंने 691 मार्क्स लेके मैंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। मुझे मेरिट स्कॉलरशिप था, और एक मुझे और स्कॉलरशिप मिला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन दिनों एक स्कीम होती थी, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, और मेरी हिंदी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो मुझे उसके लिए भी सिलेक्ट किया गया। हिंदी एक सब्जेक्ट लीजिए, आपको अप टू MA स्कॉलरशिप मिलेगा, आपकी सेकंड डिवीजन रहनी चाहिए, आप गवर्नमेंट के साथ 5 साल का बॉन्ड भरेंगे, और आपको MA करते ही आपको नौकरी, सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी मिलेगी। परंतु उन दिनों में जैसा होता है कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको कहा जाता है अरे आर्ट्स वार्ट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको साइंस पढ़नी है। तो मैंने भी फिर हिंदी नहीं ली, आर्ट साइड में मैंने ही किया। आई वेंट फॉर BSc। तो मैंने 1964 में BSc किया, और BSc अच्छी बात ये होती थी, जब एग्जाम, एनुअल एग्जाम होने के बाद मुझे छुट्टियां होती थी, तो जिस स्कूल में मैं नेशनल हाई स्कूल बिलगा में पढ़ा था, वहां मुझे वो टीचर के तौर पे एंगेज कर लेते थे। कभी 45 रुपए देते, 30 रुपए दे देते थे, 2-3 महीने के मिल जाते थे, मेरा काम चल जाता था। तो जैसे ही मेरा BSc फाइनल हुआ, उन्होंने मुझे एज साइंस टीचर लगा लिया। रिजल्ट आया, मैं वहां रेगुलर साइंस टीचर हो गया, और इन दिनों में मुझे जो तनख्वाह मिलती थी कुल 95 रुपए मिलते थे। ये 1964-65 की बात है। तो 95 रुपए भी उन दोनों में बहुत होते थे। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, मैं साल सवा साल के करीब रहा। उसी बीच में मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराया। वहां से मुझे कॉल आई, एक छोटा सा रिटन एग्जाम हुआ, और मेरा सिलेक्शन हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर नेशनल सेविंग स्कीम। ये मेरा हुआ, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई, और मेरी पोस्टिंग गुड़गांव में हो गई। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के आगे पलवल जगह करके वहां मेरी पोस्टिंग होगी, और वहां मैं चला गया। तो वो मैं 1.5 साल के करीब साइंस टीचर रहा हायर सेकेंडरी स्कूल में। फिर उसके बाद मैं वहां चला गया, और वहां से फिर मैंने जाके एग्जाम दिया, और 68 में एज असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मैं दिल्ली में आ गया, और मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री में मेरी पोस्टिंग हो गई। वहां आने के बाद मैंने देखा कि वहां हर एक आदमी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। जिससे बात करो क्या करें, तैयारी करें, IAS की तैयारी करें। तो मैंने कहा भाई मुझे चाहिए, क्यों नहीं करें। जब तक दिल्ली से बाहर थे तब तक इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना कोई ऐसा कुछ मोटिवेशन ही था। वहां आके मैंने तैयारी शुरू की, और दिसंबर 68 में मैंने जो दिया, जो 69 का जो मैंने एग्जाम दिया, उसमें मैंने IAS IFS प्रॉपर के लिए रिटन में क्वालिफाई किया। अब उसके बाद इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू में प्रॉब्लम ये थी कि रिटन इंग्लिश तो बहुत अच्छी थी, पर स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि मैंने जो BSc की वो भी एक देहात का ही कॉलेज था, रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा तो वैसे शहर है, पर वहां वो साइंस तो अंग्रेजी में पढ़ते थे, पर अंग्रेजी बोलने का कोई अभ्यास नहीं होता था। तो कोई अगर अंग्रेजी तो कहते हैं अंग्रेज का बच्चा, अगर कोई लड़का अंग्रेजी बोलता था उसको कहते का बच्चा, इसलिए अंग्रेजी नहीं बोलते थे। तो रिटन इंग्लिश में तो स्ट्रॉन्ग थी मेरी, मैं 75-80% मार्क्स में लेता था रिटन इंग्लिश में, पर स्पोकन इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, जो कि गांव
से आने वाले हर एक लड़के को होती है क्योंकि उसकी वो बैकग्राउंड नहीं होती। तो मैं फिर वहां 1969 के एग्जाम में मैंने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में गया। इंसिडेंटली मुझे मार्क्स इंटरव्यू में कुछ कम मिले, 25% मार्क्स मिले, पर मेरा रिटन में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि कुछ समय के बाद उसी के आधार पर मुझे कॉल आई और मेरा सिलेक्शन जो एक तो डिप्टी एसपी के लिए हुआ, उन दिनों में धानी होता था, दिल्ली हिमाचल अंडमान निकोबार सिविल सर्विस थी, उसमें डिप्टी एसपी और दूसरा कस्टम्स अप्रेजर बॉम्बे कस्टम्स। तो मैं पुलिस में नहीं आना चाहता था क्योंकि आई डिसलाइक पुलिस लाइक एनीथिंग, जो कि मैं अभी करता हूँ। तो मैंने कहा मैं डिप्टी एसपी तो बनना ही नहीं, और आईपीएस मेरा हमेशा मेरी लास्ट प्रेफरेंस होती थी कि सबसे लास्ट में आईपीएस को मैं रखता था, बाकी सर्विसेज को ऊपर रखता था। तो फिर क्या हुआ, मैं उसमें आगे तैयारी की, दिल्ली से ही अपना वो 70 का एग्जाम दिया, उसमें केवल मैंने आईपीएस में रिटन में क्वालिफाई किया, पर फाइनल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर इन द मीन टाइम मैंने ये जो मेरा कस्टम्स अप्रेजर वाला था, इसको मैंने बॉम्बे में ज्वाइन कर लिया, और वहां जाके फिर मैंने जो है ज्वाइन किया। अब दिल्ली की तैयारी कर रखी थी, काफी तैयारी थी दिल्ली में, और केवल इंटरव्यू के लिए राउज आईएएस स्टडी सर्कल जो है उसको भी मैंने ज्वाइन किया था 1-2 महीने के लिए, थोड़ा इंग्लिश को करने के लिए। तो उसके बाद जो है बॉम्बे गए, वहां से एग्जाम दिया, सिविल आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई किया। लास्ट में मेरे दोनों के लिए सिलेक्शन हुआ, सेंट्रल सर्विसेज और आईपीएस के लिए। तो मैं मेरिट में काफी मेरी अच्छी पोजीशन थी, मैं किसी सर्विस में, इनकम टैक्स, कस्टम्स, किसी में भी जा सकता था। तो फिर लास्ट में इसको ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप आदमी को न्याय दे सकते हैं, और पुलिस के डंडे से न्याय भी है और अन्याय भी है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो मैंने केवल इस पे आईपीएस को सिलेक्ट किया, और फिर मुझे उत्तर प्रदेश काडर अलॉट हुआ। 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद मैं फिर उत्तर प्रदेश में आ गया, और यहाँ पर 73 में आए, और उसके बाद फिर बाकी यहाँ पर होता है 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर अलग अलग पोस्टिंग्स होती है। तो इस तरीके से मैं वो 3-4 नौकरियां पहले बदल के, फिर जो 5वीं नौकरी थी वो आईपीएस वाले में मैं उत्तर प्रदेश में आया। यहाँ पर मैं 32 इसमें रहा, एज पी डीआईजी, एज आईजी मैं रहा, जिले में भी मैं रहा। मेरी कोशिश पूरी यही रही कि मेरे रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कोई आदमी गलत केस में इम्प्लीकेट नहीं किया जाना चाहिए। मेरी सारी कोशिश यही रहती थी। तो मुझे इस बात विश्वास है कि जहां तक संभव हुआ, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, जहां तक संभव हुआ मैंने आपसे किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, चाहे वो किसी भी जाति का रहा हो, किसी भी वर्ग का रहा हो, चाहे वो मेरा कर्मचारी रहा हो, मैंने सबको न्याय दिया, और सबको मैंने बराबरी के तौर पर कानून का जो संरक्षण मिलना चाहिए वो दिया। और 32 साल के बाद 31 दिसंबर 2003 में मैं रिटायर हुआ, और अब 2000 के बाद अब लग लीजिए लगभग 17 साल हो गए हैं मैं पॉलिटिक्स में आया। सबसे पहले मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले 2004 में एक इलेक्शन लड़ा। उसमें तो थोड़ा बसपा का कुछ ज्यादा दौर था, तो मैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, आरपीआई को मैंने इसीलिए चुना कि आरपीआई का, जैसा आप जानते हैं कि इसको बाबा साहब ने स्थापित किया था, इसका संविधान इतना अच्छा था, और आरपीआई की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, 57, 62, 67 तक इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि ऑल ओवर इंडिया इसके एमपी से एमएलए थे, और आरपीआई ही कांग्रेस से सबसे बड़ी पार्टी थी उस देश के अंदर उस समय। अच्छा। तो मैं ये इस बीच में आपके ये पॉलिटिकल कैरियर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इससे पहले भगवान दास से काफी आपका जुड़ाव रहा है, और आपने उनकी किताब का फॉरवर्ड भी कई किताबों का आपने लिखा है। तो भगवान दास जी से आपका कनेक्शन कैसे हुआ, मैं चाह रहा हूं कि इसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर्स को आप जरूर बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब मैं
गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पलवल जगह में पोस्ट हुआ, तो वहां जाने के लिए थ्रू दिल्ली ही जाना पड़ता था। हमारा एक रिलेशन नीस थी, उसके जो हस्बैंड थे वो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काम करते थे, वो भगवान दास जी के काफी क्लोज थे। तो मेरा पहला जो लगता है मुलाकात हुई है वो शायद 1966 में भगवान दास जी से हुई। मैं ओम प्रकाश जी थे, उनके साथ में भगवान दास जी से उनके घर मिलने गया। वो मेरी पहली मतलब भगवान दास जी से मुलाकात थी। उनके बारे में मुझे काफी ओम प्रकाश जी ने बताया था, फिर मैं उनके रूबरू हुआ तो मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ। उसके बाद फिर एक दो बार मुलाकात हुई। फिर क्या हुआ कि जब दिसंबर 68 में मैं खुद दिल्ली आ गया, मैं एज असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैं दिल्ली आ गया, मैंने दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। तो फिर वहां पर हर एक संडे को भगवान दास जी से मेरी मुलाकात होती थी। वहां क्या था, एक बौद्ध धर्म सत्संग के तौर पर दिल्ली में उन दोनों ये परंपरा थी कि वहां सरोजनी नगर में एक इंजीनियर थे, उनके घर के आंगन में हम सब लोग मिला करते थे संडे को। और वहां पर धम्म की जो बाबा साहब की किताब है बुद्ध एंड हिज धम्मा, उसका एक चैप्टर पढ़ा जाता था। फिर उसके बाद कोई एक विद्वान जो है उसकी व्याख्या करता था। उसके बाद फिर हम लोग बाकी चर्चाएं करते थे। तो इस तरह से भगवान दास जी के साथ फिर दिल्ली आने के बाद मतलब काफी मेरा उनसे मेल जोल हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं दिल्ली छोड़ के चला गया, 71 में चला गया, फिर उत्तर प्रदेश में आ गया। फिर क्या हुआ, एक संजोग, एक बहुत बड़ा संजोग, मेरा जो बड़ा बेटा है जो वेद कुमार, वो भी काफी फॉरवर्ड लुकिंग है। वो क्या करता था, वो इसमें मैट्रिमोनियल जो आते हैं अखबारों में वो देखा करता था। से आते हैं उनमें आप जानते हैं कि हर एक को अपनी जाति लिखता है, उपजाति लिखता है, गोत्र तक लिखता है। तो सडनली उसकी पड़ी एक बुद्धिस्ट मतलब मैरिज पर। वो उन्होंने कहा अरे ये तो भगवान दास जी की तरफ से है, अपनी बेटी के लिए बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट लड़के को ढूंढ रहा है ये जवाब वो उसने मुझे बताया। इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस ये वाला। तो फिर मैंने ओम प्रकाश जी जो थे, हमारे जो रिलेशन थे, मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने भगवान दास जी से चर्चा की। तो फिर भगवान दास जी से फिर वो आए। अब भगवान दास जी तो भाई इतने वाइल्डली ट्रैवल्ड थे, एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर बाबा साहब के साथ काम कर चुके थे, मतलब वो उस फीयर तो वो अपनी तरह के एक आदमी थे। मैं तो ज्यादातर क्योंकि सर्विस में रहा, सोशल साइड में तो मेरा इन्वॉल्वमेंट तब तक नहीं था, तब तक नहीं था। तो फिर खैर हुआ, फिर ये हुआ कि भाई वो आए और लड़की भी हमारे घर आई, जो हमारी अब बहू है वो हमारे घर आई। यहाँ पर हम लोगों ने आपसे बातचीत की और उसने और मेरे बेटे ने, शुरा ने और वेद ने अलग कमरे में बैठ के अपने बातचीत की है जहाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम बता देंगे, और कुछ समय के बाद उन्होंने बता दिया इट इज ओके। फिर ये हुआ कि शादी कैसे करनी है, तो भगवान दास जी ने कहा कि मैं प्रेफर करूंगा कोर्ट मैरिज करेंगे। तो मैंने कहा मैं आपसे भी मैं तो बिल्कुल इसके लिए आई एम ऑल फॉर इट। फिर इसकी कोर्ट मैरिज वाला मामला जो कुछ भी है वो दिल्ली में हुआ। मैं नहीं गया, केवल बेटा 2 बार गया। एक बार वो एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए जो होता है, एक बार 30 दिन के नोटिस के बाद फिर जो होता है फाइनली जो होता है, तो वो हुआ। उसके बाद हुआ कि इसको थोड़ा सा सोशल अनाउंसमेंट वाला भी कर लिया जाए। तो सोशल अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने ये कहा कि हम अपने यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे दिल्ली में, आप लोग आ जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक प्रॉब्लम। तो हम लोग 15 लोग हम लोग रात में बैठ के दिल्ली गए। उन्होंने सरोजनी नगर में वो कम्युनिटी सेंटर जो है वो लिया। वहां पर अब देखिए एक्चुअली शादी तो जो लीगल थी वो तो हो चुकी थी, अब केवल उसमें ये था कि हो जाए, रिश्तेदारों को बुला लिया जाए। मेरे जानने पहचानने वाले थे, भगवान दास जी के थे, वो एक गेट टुगेदर, एक कम्युनिटी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि ये रिश्ता हो गया है, ये शादी हो गई है। तो वहां पर वही हुआ कि थोड़ा सा इसको वो भी कर दिया जाए। तो बनते जी आए और लड़के लड़की ने सफेद कपड़े पहने और वहां पर जस्ट एक्सचेंज ऑफ गारलैंड्स वो मतलब हुआ। हमारे मेरे रिश्तेदार आए, उनके रिश्तेदार आए, हम लोगों ने दोपहर का खाना बना किया और रात का खाना खाने के बाद लड़की को लेके हम लोग जो है अपना लखनऊ आ गए।
लखनऊ आके 2 दिन के बाद हमने अपनी एक छोटी सी पार्टी कर ली, उसमें अपने जान पहचान वालों बुला लिया, भगवान दास जी आ गए, मिसेज आ गए, वो सब आ गए। तो उस तरीके से हो गया। फिर लड़की ने यहाँ आके उसने एमए कर रखी थी जेएनयू से, दिल्ली से एमफिल कर रखी थी, और पीएचडी में उसका रजिस्ट्रेशन था, और रजिस्ट्रेशन भी ऐसे टॉपिक पे था जिसपे आज तक कहीं भी रिसर्च नहीं हुआ। उसका टॉपिक था बुद्धिस्ट जूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ये जो है ये इस पे कहीं भी आज तक रिसर्च नहीं हुई है। खैर अभी उसका रजिस्ट्रेशन, तब तक शादी होगी, हमारे यहाँ आ गई। यहाँ आके हमने उसको पूरी सुविधा दी, गाइडेंस दी, सारा कुछ दिया, और यहाँ आने के बाद, लखनऊ से आने के बाद फिर उसने अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट की। उसके बाद फिर उसका सिलेक्शन हिमाचल यूनिवर्सिटी में हो गया, शिमला में हो गया, वो शिमला में चले गए। इंसिडेंटली शिमला तो उसका अपना घर था, क्योंकि भगवान दास जी जो थे वो ओरिजिनली शिमला के रहने वाले थे। घर जो है वो आज भी है, शिमला में है। तो भगवान दास जी की एजुकेशन शिमला में हुई थी, बाबा साहब से भी शिमला में ही हुई थी। ये जो है तो खैर वो दिल्ली में आ गए थे, ये जो है। तो फिर यहाँ फिर उसका हुआ, फिर उसके बाद वो यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, शूरा दारापुरी। वो जो है यहाँ लखनऊ में जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर है। अच्छा, जो मेरा बेटा है वो एक पब्लिकेशन का काम देखता है, हमारा दलित टुडे प्रकाशन हमारा अपना पब्लिकेशन है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने भगवान जी की कई नई किताबें जो है उनको प्रिंट किया है, जिनमें जिनकी एडिटिंग मैंने की है। कई किताबों का फॉरवर्ड भी मैंने लिखा है। जो इधर पुरानी किताबें तो आप जानते हैं उनकी 10 पोक अम्बेडकर 4 वॉल्यूम, मैं भंगी हूँ, और जयंती वाल्मीकि, वो तमाम जो उनकी किताबें हैं वो तो है। यहाँ पर हमने जो नई किताबें उनकी जो लिखी मतलब एडिट करके छापी है दलित टुडे प्रकाशन से, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक किताब है डॉक्टर अम्बेडकर और भंगी जातियां। ये भगवान दास जी की किताब थी, उसको मैंने एडिट किया, फॉरवर्ड भी मैंने लिखा। फिर जो भंगी जो पहले बहुत पुरानी छपी थी उसको इलार्ज किया, इलार्ज करके उसको भी हम लोगों ने छापा। फिर भारत में बौद्ध धर्म पुनर्जागरण एवं समस्याएं, इसको छापा यहाँ अपने यहाँ से, और बाइबल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड रोल ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, ये छापा। और फिर एक भगवान दास जी ने एक किताब लिखी थी डॉक्टर अम्बेडकर एक परिचय एक संदेश। ये किताब उन्होंने समता सैनिक दल के लिए लिखी थी, जो कैडेट थे कि उनको पढ़ाने के लिए लिखी थी। उसको हमने जो है फिर यहाँ से ठीक ठाक करके फिर दोबारा छापा, और उसी किताब अब मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और जल्दी ही वो जो किताब है डॉक्टर अम्बेडकर एंड इंट्रोडक्शन, ये जो है ये जल्दी ही इंग्लिश में हम लोग छापने वाले हैं। तो भगवान से जो मेरा संपर्क हुआ 66 में, उसके बाद फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स में, दलित सॉलिडारिटी प्रोग्राम था उसमें, फिर तो मतलब अनलिमिटेड संपर्क रहा। जब भी मैं दिल्ली सरकारी काम से भी जाता था मैं उनके घर ही रुकता था, वहां पर बैठकर हम लोगों की दिन भर रात भर जो समय होता था सब चर्चाएं होती थी, आगे के कार्यक्रम के बारे में चर्चाएं होती थी। वर्तमान में दलित आंदोलन, बौद्ध धर्म आंदोलन, क्या समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब प्लानिंग और ये सब बातें जो हम लोग बराबर करते रहते। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और काफी कुछ जानकारी मिली भगवान दास जी के बारे में। अब जो एक दूसरा पहलू है आपके लाइफ का, जो आफ्टर रिटायरमेंट मैं देख रहा हूँ कि काफी आप सक्रिय हैं, और खास तौर पर जो अभी सीए के विरोध में जो घटनाक्रम हुआ और उसमें आपको कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा, तो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के तौर पर आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कैसे इस आंदोलन से आप जुड़ गए। वैसे तो आपका डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा से आप पहले ही जुड़े हुए थे, तो स्वाभाविक है कि आप जो अन्याय है उसके विरोध में आप खड़े होकर के काम करते और करना चाहिए भी था, लेकिन ये सब चीजें कैसे हो गई, इसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं सर्विस में रहते ही एक तरह से एज सोशल एक्टिविस्ट काम करता था। सरकारी नौकरी को मैं अपनी जगह पे ईमानदारी से करता था, पूरी लगन से करता था। उसके बाद जो मेरा अपना टाइम होता था
उसमें मैं सोशल वर्क करता था, गांव में जाता था, गांव में बैठकर जयंती के माध्यम से जाता था, बुद्ध जयंती के माध्यम से जाता था, बाकी तमाम जो सेमिनार्स वगैरह मीटिंग वगैरह होती थी उसमें जो है मैं जाता था। और सर्विस में रहते ही मैं लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के जो दलित थे वो मुझे जानते थे, क्योंकि उनकी जो समस्याएं होती थी वो लेके भी मेरे पास आते थे, चाहे मैं जिले में था चाहे मैं दूसरी जगह पर था। तो वो बराबर जो गरीब जनता है, उत्पीड़ित जनता है, वो मेरे साथ बराबर आती रहती थी। और मैं पॉलिटिक्स में तो खैर आप नौकरी में रहते डायरेक्टली नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, पर इनडायरेक्टली मेरा इंटरेस्ट जो है जो दलित पॉलिटिक्स थी उसमें बराबर बना रहता था। और मैं उस समय के जितने भी हैं, गवई साहब हैं, ये प्रकाश अम्बेडकर हैं, अठावले हैं, वो जोगिंदर कवाड़े हैं, दूसरे, इन सब लोगों को, चिमनकर, इन सब लोगों को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता था, इन सब से मेरी बातचीत होती थी। तो पॉलिटिक्स तो परोक्ष में था, और बाकी जो सोशल वर्क था उसमें मैं खुल के था। नौकरी के साथ साथ मैं सोशल वर्क खूब करता था, बाबा साहब की जो है विचारधारा को फैलाना, और मेरी कोशिश रहती थी कि बाबा साहब की विचारधारा सही रूप में लोगों के बीच में जानी चाहिए, वरना लोगों ने बाबा साहब की विचारधारा को बहुत तोड़ा मरोड़ा है, बहुत मिस इंटरप्रेट किया है, बहुत सी बातों को गलत ढंग से पेश किया है। बहुत सारे तो जो नारा है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, उसको ही गलत लिखते हैं, वो लिखते हैं एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। अब उनका जो मूल नारा है वो ये नारा भी उनका नहीं है, ये नारा भी बहुत यूरोप से आया है, पुराना नारा। बाबा साहब ने उस नारे को वहां से लिया, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो। यहाँ जो संगठित करने की बात है वो संघर्ष के माध्यम से है, वो जाति का नाम के संगठित करने की बात बाबा साहब नहीं करते हैं। हाँ, ये उन्होंने किया। तो मैं एज ए नौकरी में ये करता रहा, रिटायरमेंट के बाद मैं सोशल वर्क करता रहा। मैंने अपने काम को बहुत फैलाया, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन पे मैंने बहुत काम किया। उत्तर प्रदेश में राइट टू इंफॉर्मेशन को एक्चुअली पॉपुलराइज करने का काम मैंने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किया। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स में मैंने बहुत काम किया, जो बहुत ज्यादतियां होती है, फेक एनकाउंटर्स और आतंकवाद में गलत लोगों को फंसाया जाना, ऐसे कितने सारे मामलों की जांच जो है मैं और लोगों के साथ मिलकर कर चुका हूं और सच्चाई को सामने ला चुका हूं। अब पॉलिटिक्स में मैं था, जैसा मैंने बताया 2004 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उससे लड़ा। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि जो दलित पॉलिटिक्स चल रही थी, जो उत्तर प्रदेश में चली, उससे दलितों को फायदा नहीं हुआ। उससे बाबा साहब का जो राजनीतिक आंदोलन था, जो धार्मिक आंदोलन था या जाति तोड़ने का आंदोलन था, वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। काशीराम तो हमें लोहे से लोहा काटना है, हमें जाति से जाति काटनी है। भाई बाबा साहब का तो मिशन था हमें सबसे पहले जाति को तोड़ना है। कहना था कि दूसरे जाति तोड़े चाहे ना तोड़े, हमें अपनी जाति को तोड़ना है। बाबा साहब ने तो कहा, किसी ने पूछा कि बाबा साहब बताइए जाति तोड़ने के लिए किसको आगे आना चाहिए, तो बाबा साहब ने कहा कि जो इससे सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है सबसे पहले उनको आगे आना चाहिए, उनको अपनी जाति तोड़नी हो। पर ये इस बात को देख के बड़ा दुख होता है कि दलितों ने अपनी जाति को नहीं तोड़ा है। तो वो, अगर आप अपनी जाति नहीं तोड़ेंगे, छोड़ने को तैयार नहीं, तो फिर आप ब्राह्मण ठाकर को किस मुंह से कहेंगे? ये कैसे आप बोल सकते? आप अपनी तो कमीज जो है चमका के दिखा रहे हैं दूसरे को, मैं फलां उपजाति का हूं, मैं फलां उपजाति का हूं, और अपनी जाति समाये बनाते हैं या जाति ने चुनते हैं, वो राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। तो वो यहाँ जो राजनीति हुई, क्योंकि मैं तो नौकरी में रहते हुए बहुत क्लोज ऑब्जर्वर रहा, काशीराम जी के भी मैं नजदीक था, उनके साथ भी काफी बहुत से मुद्दों पे चर्चा हुई। वो मैं यहाँ आज टाइम नहीं बताने का, वो तो किसी मौके पे बताऊंगा। चर्चा हुई, देखा क्या पाया, वो तो खैर छोड़िए अभी। तो ये जाति की राजनीति थी, मैं जाति की राजनीति के हमेशा खिलाफ रहा और बाबा साहब ने किसी भी जाति की राजनीति नहीं किया। मेरा एक लेख है, मैं दर्शकों से कहूंगा, इंटरनेट पे है, डॉक्टर अम्बेडकर और जाति की राजनीति। उसमें मैंने बाबा साहब की जो तीनों पार्टियां थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया,
उनके जो मैनिफेस्टो थे उन सबको लेके मैंने उन पे चर्चा की है। मैंने कहीं नहीं पाया कि बाबा साहब ने कभी जाति के नाम पर किसी से वोट मांगा। उन्होंने मजदूरों की महिलाओं की बात की, वो कृषि की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। हाँ, जो वर्ग वंचित है उनके लिए वो कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड हैं उनको दूसरों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। बाबा साहब अपने मैनिफेस्टो में ये कहते हैं, परंतु यहाँ तो केवल जाति का डोरा पीट के इकट्ठे कर लो, उनके नाम पे वोट ले लो, उसके बाद फिर सौदा कर लो। तो ये जो जाति की राजनीति हुई है इससे दलितों का बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए कि वोट को बिकाऊ वोट उत्तर प्रदेश में खासतौर से मैं बता दूं बिकाऊ वोट बना दिया, जिससे दलित राजनीतिक तौर पर भी इशूत हो गए। मैं बताऊं आपको, दूसरी कोई बात चिंता नहीं करती क्योंकि वो कहते रहे ये तो फलां को वोट देंगे, इनसे क्या बात करना। तो मैं इस सहमत नहीं था, शुरू से मैं सहमत नहीं था। इसलिए हम लोगों ने फिर और लोग प्रोग्रेसिव लोगों से मिलके हम लोगों ने पहले एक जन मोर्चा बनाया, वो पार्टी नहीं। फिर 2013 में हम लोगों ने एक ऑल इंडिया फ्रंट रेडिकल ये राजनीतिक पार्टी आई, इसमें सभी लोग हैं, इसमें अभी आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। हम लोग, अब आवाज आई क्या? हाँ अभी आई। भाई, तो हम लोग है जन मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। तो हमारा जो एजेंडा है वो जन मुद्दों का है, और मैं उसके इस पार्टी की तरफ से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं, 2014 का और 2019 का। और इस दौर में भी हम अपनी पार्टी में खूब जोर शोर से काम करने, लॉकडाउन में भी हम लोग काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए हम काम किया है। जी, मैं आपसे थोड़ा सा चाह रहा हूं कि जो योगी राज में आपके फोटो को पोस्टर बना करके लगाया गया है कि यहाँ पर धन संपत्ति की हानि की गई है। मैं चाह रहा हूं कि जाते जाते इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपको, किस तरीके से आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो शॉर्ट में मैं चाह रहा हूं कि इस बारे में भी आप संक्षिप्त में बताएं। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने बताया, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। ये जन आंदोलन जो जन मुद्दों को लेके उनमें बराबर पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। ये जो नागरिकता कानून और वो नागरिकता रजिस्टर वाली बात आई, उसका हमने विरोध किया, हमारी पार्टी ने भी विरोध किया, हमारी पार्टी की भी नीति थी, इसका विरोध हम करते थे। इसको लेके कुछ मीटिंगें हुई, 1-2 धरने भी हुए, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, परंतु मैंने कभी भी हिंसा की बात नहीं की। हम लोग विरोध करते थे जो हमारा राजनीतिक अधिकार है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए सिटीजन, आपको सरकार की नीतियों का विरोध करने का आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। मेरी जो गिरफ्तारी की गई वो एक राजनीतिक बदले की भावना से की गई, क्योंकि मेरी इसमें काफी तगड़ी भूमिका थी। और जो भाजपा की पॉलिटिक्स है, इनकी जो हिंदुत्ववादी जो राजनीति है, अब मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। अब नेचुरली जो भी बयान जाएगा पार्टी की तरफ से वो मेरे सिग्नेचर से जाएगा, तो हम तमाम वो बयान मेरी तरफ से जाते रहे हैं, हम विरोध करते रहे हैं जो शांतिपूर्ण तरीके हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में, मैं भाजपा की जो योगी सरकार है उसके लिए मैं एक बहुत बड़ा टारगेट बना हुआ था, और मुझे इसमें लपेटा गया है। अब मुझे बताइए, मैं आईजी के पद से रिटायर हुआ, अब उस दौर में हमने कितनी एजिटेशन डील की, कितना किया, फिर उसके बाद आज तक मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं कि कभी मैंने किसी को कहा कि आप हिंसा करिए, आप तोड़फोड़ करिए, और मुझसे कोई उम्मीद कैसे कर सकता है। एक आईपीएस ऑफिसर 25 साल की सर्विस वाला और 76 साल की उम्र वाला, वो इस उम्र में कहेगा कि आप तोड़फोड़ करिए, तो वो मेरा जो है वो केवल पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको कहते हैं किया गया, क्योंकि मैं इनके हिंदुत्व का घोर विरोधी हूं, और इनकी जो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स है, जो फांसीवादी पॉलिटिक्स है, उसका हमारी पार्टी घोर विरोधी है। हम उसका विरोध करते हैं। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे योगी सरकार ने जो ये मजदूर कानूनों में संशोधन किया, उन्होंने 8 घंटे के 12 घंटे कर दे, तो हमारी पार्टी का एक संगठन है वर्कर्स फ्रंट, उसकी तरफ से हम लोग हाईकोर्ट में गए,
वहां जाके हम लोगों ने सरकार के इस अध्यादेश को रद्द करवा दिया। अब दोबारा 8 घंटे हमने करवा दिए। और दूसरा सुनिए, जो योगी सरकार ने यहाँ पर एक आदेश कर दिया कि ये कोरोना दौर में कोई सरकारी अस्पताल, कोई प्राइवेट अस्पताल कोरोना को छोड़ के किसी का इलाज नहीं करेगा। उसके खिलाफ भी हमारी पार्टी ने जनहित याचिका दायर किया, जिसकी सुनवाई संभवतः कल जो है हाईकोर्ट में होगी। तो हम जन मुद्दों को लेके हम बराबर जो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जो हमारा अधिकार बनता है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल विरोध का, वो मैं करता रहा हूं। परंतु मैं इनका सबसे बड़ा टारगेट पहले भी था और आज भी हूं, इसलिए मुझे टारगेट करके कोशिश की गई कि शायद ये मुझे ब्रेक डाउन मेरा कर लेंगे, परंतु मैं ऐसा नहीं हूं। मैं बाबा साहब का मतलब अनुयायी हूं और बाबा साहब का टूट सकता है, मतलब झुकेगा नहीं, वो टूट सकता है, टूट सकता है। तो मैं बाबा साहब का नहीं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि आप बाबा साहब के आप अनुयायी हैं। जो भी हैं बाबा साहब के अनुयायी, वो डिगते नहीं है अपने उद्देश्य के प्रति, अपने जो उनका जो उद्देश्य है, अपने सिद्धांत के प्रति वो अडिग रहते हैं। और आपने एक सब बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए, मैं उसका आपको शुक्रिया करता हूं। और मैं चाह रहा हूं कि जाते जाते जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो लोग अम्बेडकरी मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं, उनके प्रति कोई आप संदेश देंगे तो बेहतर होगा। मैं चाह रहा हूं कि कुछ संदेश आप दें। हाँ, देखिए, मेरा सबसे बड़ा संदेश तो ये है, पहली बात तो ये है कि बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। उनकी जो ओरिजिनल किताबें हैं आप उनको पढ़िए। पढ़ने के बाद उस विचारधारा को अपनाइए और ये सामाजिक काम जो करना है या राजनीतिक काम जो करना है, उसको बाबा साहब ने हमारे सामने जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा था, पूरे देश के सामने रखा था। हमें जाति को तोड़ना है, सबसे पहले अपनी जाति को तोड़ना है। अपनी जाति तोड़िए, अपना संगठन बनाइए, जाति विहीन पहले खुद होइए और उसके बाद फिर जाति के खिलाफ आप लड़िए। इसी तरह से आप पॉलिटिक्स में हैं, जाति की राजनीति के बाहर निकलिए, क्योंकि जाति की राजनीति से किसी को फायदा नहीं होता, व्यक्तियों को फायदा होता है जो उसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु जो वोटर है उनको फायदा नहीं होता। आप जन राजनीति पे आइए, जन मुद्दों की राजनीति करिए। दलितों के क्या मुद्दे हैं, पिछड़ों के क्या मुद्दे हैं, मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं, किसान का क्या मुद्दा है, मजदूर का क्या मुद्दा है, आप इस एजेंडे पर आप आइए और कोई भी जो इस एजेंडे को लेके बढ़ रहा उसके साथ आप जुड़ जाइए या उसको अपने साथ जोड़ लीजिए, अपने साथ जोड़ लीजिए। बहुत सही आपने कहा कि जाति जो है वो तोड़ना जरूरी है। खास करके जो अंबेडकर मिशन को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी जाति तो तोड़ते नहीं हैं और अपेक्षा करते हैं कि दूसरे लोग उस जाति को तोड़ें। ये बहुत बड़ी सीख आपने दी है, अंबेडकर का जो सिद्धांत है उसको आपने रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि आपने बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस चैनल से बातचीत करने के लिए। और धन्यवाद मैं उन सारे सब्सक्राइबर्स को भी करना चाह रहा हूं कि जो कि इंतजार करते हैं हर इतवार को इस एपिसोड का खास तौर पर, और वो ध्यान से देखते हैं, अपने कमेंट्स भी देते हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और जो नए दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं इस संदेश को। और अगली बार हम फिर किसी खास मुद्दे को लेकर के किसी खास पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम।